गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है हमारे अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए, ठीक है। और इस पे मैं रोजाना आप लोगों को सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, कुछ डेली न्यूज की खबरें। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे बहुत ही आसानी से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपने तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप जरूर फॉलो कर लेंगे। एक सेकेंड, इन दोनों लिंक को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। और इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसको फॉलो करेंगे तो मैं यहाँ पे अपने सभी क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास का लिंक, और भी जो मटेरियल आपको पढ़ने के लिए जरूरी है वो, और डेली का न्यूज़पेपर, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, मैं पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि 3:30 बजे से 3:30 PM से रोजाना 1 ईयर, 1 साल के करंट के मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे 1 साल के करंट के 3:30 बजे से लाइव, और 5 PM से यहीं पे मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये सारा प्लान है, ठीक है ना। तो ये जरूर आप इन दोनों क्लास को ज्वाइन करें, और ये सब क्लास आपके लिए फ्री में है, उसके लिए अलग से कोई चार्ज पे नहीं करना। बस अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे और ये इस मेरे लिंक को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी के, सारे कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी की अभी शुरू होने वाली हैं। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो है ये दोनों है, देखिए जीएस का, और जीएस के फाउंडेशन बैच होते हैं। बस दोनों में कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, बाकी है सब फाउंडेशन बैच। और प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, दोनों चीजों का आप कर सकेंगे। पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, यानी पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, ये पूरे 1 साल का होगा, 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का। ये फाउंडेशन है, क्योंकि जीएस कंप्लीट कोर्स तैयारी करने में 1 साल का समय लगेगा ही, तो फाउंडेशन 1 साल का करना ही पड़ेगा। और ये जो 1 साल का है यानी 12 महीने का, उनके लिए है जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है। कब एग्जाम देना है? 2022 में। और उनकी फीस होगी 49,500 रुपए। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे वहां पे एक रेफरल कोड मांगेगा। तो ये है कोड, कोड है स्वदीप, SWADEEP। तो वहां पे उस रेफरल कोड के जगह पे ये कोड डाल देंगे स्वदीप, तो आपको इस फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और ऑटोमेटिक। और 12 महीने की आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। और वही अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं, 2 साल का उनके लिए है जिन लोगों को 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देना है, उनकी फीस है 72,000 रुपए। इस पे भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट में मिलेगा, और आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 64,800। और एक 3 साल का भी है, 3 ईयर का। इसमें क्या है, ये उनके लिए है जो लोग अभी 12th में हैं, या अभी भी 12th पास आउट हुए हैं, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए है। ये फीस है 90,000। इस पे भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी आपकी 81,000 रुपए। तो ये तो प्लस कोर्स का हो गया। उसके बाद जो दूसरा आइकॉनिक है, ये भी वही फाउंडेशन कोर्स है, देखिए 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का ही, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ चीजें कॉमन है, जैसे प्लस कोर्स वाली ये सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जैसे आपको एक पर्सनल कोच चाहिए, अगर आप पर्सनल कोच के अंडर गाइडेंस तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आपको आइकॉनिक में मिलेंगे। और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे आपसे, पूरे स्टडी प्लान पे आपके निगरानी रखेंगे, और पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। इसके भी वही 3 साल वैसे ही सेम 22-23, और ग्रेजुएशन वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर में है या 12th में है, तो 1 साल का 69,500। कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो इस पे भी 10% डिस्काउंट में मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट फीस होगी 62,550। जो लोग 2 साल के लिए लेंगे 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट फीस हो जाएगी 96,300। और जो लोग 3 साल के लिए फाउंडेशन लेंगे 1,41,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 1,26,900। तो ये सब सारा प्लान। दूसरा है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, वो तो जीएस था, अब ऑप्शनल। ऑप्शनल आप 6 महीने का ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं, 2 साल का ले सकते हैं, 3 साल का ले सकते हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। 6 महीने का है 22,500,
12 महीने का यानी 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000 और 3 साल का 50,000। इस पे भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी 6 महीने का आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा 20,250, 1 साल का हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट 24,750, 2 साल का हो जाएगा 36,000 और 3 साल का हो जाएगा 45,000 रुपए। और ये आप देखेंगे यहाँ पे नया बैच एक शुरू हो रहा है। अनअकैडमी ने 11 तारीख से शुरू किया, तो इस पर ध्यान में रखेंगे आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं 21, 22 और 23 के लिए ये। और इस पे क्या है कि ये 6 मंथ का बैच है प्रीलिम्स यूपीएससी 2011 के लिए। और जिन 2021 के लिए, जो लोग 2021 में एग्जाम दे रहे हैं 11 तारीख से शुरू हुआ है। और 2022 का भी है, जो लोग 2022 में फाउंडेशन देंगे 1 साल का कोर्स है, जो 2022 में एग्जाम देंगे यूपीएससी का उनके लिए 1 साल का फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सब में शुरू हो रहा है, जिसमें चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही 2 साल का 2023 के लिए और एक एनसीईआरटी का बैच भी अनअकैडमी शुरू कर रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये है अगर आप कॉम्बो लेते हैं मान लीजिए जीएस और ऑप्शनल का, जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल का एक साथ आप ले लेते हैं तो ये भी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए है। 1 साल का 88,705, 2 साल का 31,510, 3 साल का 61,220। इसमें आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों होगा। इन सब पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारे फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और यूपीएससी का जीएस प्लस और ऑप्शनल लेते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल का है, तो 1 साल का 70,103, 2 साल 99,680, 3 साल 21,300। इस पर भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। और आने वाले समय में आइकॉनिक का प्राइस भी बढ़ने वाला है, तो कुछ फीचर्स इसके अपग्रेड हुए हैं, तो आप लोग आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए। और ये है वो सोर्स जो मैं आप लोगों को यहाँ पे रोजाना पढ़ाता हूँ डेली न्यूज में, जहां से मैं आप लोगों के लिए मैटर लेकर के आता हूँ। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहीं से मैं आपके लिए करंट के मैटर लेकर के आता हूँ। और ये है जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये कुछ टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है। पहला टॉपिक है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग जानेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में है। दूसरा, खादी प्राकृतिक पेंट, खादी ने केवीआईसी ने एक प्राकृतिक पेंट नेशनल पेंट का भी निकाला है, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा, हम लोग पढ़ेंगे सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में, ये आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हें भी सीआईएसएफ का चीफ बनाया गया है। चौथा, हम लोग पढ़ेंगे फतह वन हथियार प्रणाली के बारे में। फतह वन जो है ये पाकिस्तान ने अभी लॉन्च किया है, ये पाकिस्तान का है। पांचवा है वेद मेहता के बारे में जानेंगे, क्यों चर्चा में वेद में मेहता। और छठा, ये जो हमारा आर्टिकल है पढ़ेंगे हम लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत का विवादित एक नक्शा जारी किया गया उसके बारे में। सातवां, भारत की डबल फिश हुक रणनीति के बारे में। आठवां, समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल के बारे में जानेंगे। और नौवां, हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम धातु की संभावना। तो ये हम लोग 9 टॉपिक पढ़ेंगे आज, डिस्कस करेंगे एक एक बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान से हम लोग देखते हुए चलते हैं। जो पहला है ये है क्या, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। टॉपिक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्यों चर्चा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, आप लोगों को पता ही है कि इस समय बर्ड फ्लू का मामला थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है और हर जगह देश में लगभग फैल चुका है। तो उसी से ये करते हुए जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में है और यहाँ पे ज्यादातर पक्षी पाए जाते हैं। तो बर्ड फ्लू की शिकायत अभी आई है बहुत जगह से इस वायरस के फैलने का, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्यों सुल्तानपुर ये आपका चर्चा में आया राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए दिल्ली में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद, ठीक है दिल्ली में पुष्टि हो चुकी है, वन विभाग ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में अवस्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। हरियाणा का गुरुग्राम, ये गुरुग्राम एक ही जिला है और क्या है कि ये बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली से। ठीक है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ से दिल्ली से मेट्रो भी जाती है, तो बिल्कुल सटा हुआ एरिया है और गुरुग्राम में ही स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो वहां पर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे ज्यादातर पंछी पाए जाते हैं। यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। और ये क्या है कि दिल्ली में अभी बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि हुई है
और बर्ड फ्लू अभी देश में मतलब बहुत जगह इसकी पुष्टि हुई है और इस समय ये बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहले तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति देखिए कि एग्जैक्टली है कहाँ पे। अवस्थिति हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित यह उद्यान दिल्ली से 50 किलोमीटर तथा गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर है। गुड़गांव जिले में ही है, लेकिन जो गुड़गांव मेन शहर है वहां से 15 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है। इस उद्यान के विषय में और क्या कह रहा है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहली बात कि ये नेशनल पार्क है, ये ध्यान में रखेंगे, इसलिए वहां पे बहुत सारे पंछी हैं जो बाहर से भी आते हैं, लोकल भी हैं। तो क्या कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी के साथ साथ, देखिए लिखा भी है कि प्रवासी के साथ साथ स्थानीय पक्षी भी पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। क्योंकि नेशनल पार्क है, यहाँ पे प्रवासी पक्षी यानी जो पक्षी बाहर से आते हैं हमारे यहाँ वो प्रवासी होते हैं। प्रवासी पक्षी और स्थानिक पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसके चलते पक्षी प्रेमियों के बीच यह उद्यान विशेष रूप से लोकप्रिय है और यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। ठीक है ना। और क्या क्या चीजें हैं और इस उद्यान में, और जो उद्यान है इस उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आगमन सितंबर माह में शुरू होता है तथा मार्च अप्रैल तक यह इनका विश्राम स्थल बना रहता है। यानी सितंबर माह में प्रवासी पक्षी आए होंगे, अभी जो सितंबर बीता है, और ये मार्च और अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे। जो बाहर देशों से या बाहर राज्यों से या बाहर देशों से जो पक्षी आते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे आते हैं प्रवासी पक्षी बाहर से, और ये क्या है कि सितंबर माह में आ जाते हैं हमारे देश में या इस मतलब किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे देश से इस उद्यान में आते हैं और मार्च अप्रैल तक यहाँ पे रहते हैं। इसलिए ये चिंता का विषय और बना हुआ है। और ग्रीष्म काल तथा मानसून की अवधि के दौरान स्थानिक पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ देखी जाती हैं। और जब गर्मी का मौसम होता है या जब मानसून आता है, मानसून के दौरान में जो लोकल पक्षी होते हैं, जो स्थानीय पक्षी हैं यहाँ के, उनकी विभिन्न प्रजातियां इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। इसलिए ये उद्यान फेमस है, नेशनल पार्क है, ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है इसमें और कि उद्यान के भीतर अवस्थित सुल्तानपुर झील, आप इमेज में देख रहे होंगे एक झील है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका नाम है सुल्तानपुर झील, इसी उद्यान के अंदर है, इसीलिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, इसलिए सुल्तानपुर झील। ये जो सुल्तानपुर झील है इसी के अंदर अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है झील का 1.21 वर्ग किलोमीटर है। इसको वर्ष 1971 में पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 8 के तहत अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। सुल्तानपुर को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1959 में, और किसमें, सॉरी 1971 में दिया गया था। और किसके तहत? एक है पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट 1959, पंजाब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959 के तहत इसको 1971 में राष्ट्रीय इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिए फिर जुलाई 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1991 में, इसके तहत फिर इसको नेशनल पार्क 1991 में बनाया गया। तो ये आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, उद्यान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्राणी जात कौन कौन से यहाँ पे प्राणी पाए जाते हैं, पक्षी में या जानवरों में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, ये देखिए। स्तनधारियों में, मैमल्स में, स्तनधारियों में कौन पाया जाता है? कृष्ण मृग यानी ब्लैक बग, नील गाय, पाढ़ा, पाढ़ा को हॉग हिरन कहते हैं, सांभर, तेंदुआ आदि, ये सब पाए जाते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। पंछियों में कौन कौन से पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, डोमोइसेल क्रेन, स्थानीय भाषा में इसको कुर्जा या कुर्जा आदि भी कहते हैं, डोमोइसेल क्रेन को। और हरियाणा में अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इसके अलावा? एक है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर जिले में। तो सारे पॉइंट आप लोग इसके बारे में ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में। ठीक है, क्या है? खादी प्राकृतिक पेंट। एक केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसने एक नेचुरल पेंट अभी लाया है सामने, अभी लॉन्च किया है मार्केट में, जो जिसमें गोबर का इस्तेमाल किया गया है और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। क्या क्या पॉइंट है ध्यान से पढ़िए इस पेंट में। कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC खादी एंड विलेज
इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा विकसित एक नया पेंट लॉन्च किया है, ठीक है। और पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले रंगों से निर्मित खादी प्राकृतिक पेंट में एंटी फंगल एवं एंटी बैक्टीरियल गुण भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसमें विषैले रंग नहीं मिले हुए हैं, सारा ऑर्गेनिक है ये, ठीक है। और इसमें खादी प्राकृतिक पेंट में और एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण सब कुछ मौजूद है। और ये क्या है, ये गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट है, गाय के गोबर से बनाया गया है कि गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन है, मतलब बजट में है और गंधहीन है, ऐसा नहीं कि गाय के गोबर से बना है तो स्मेल आएगा, नहीं। तथा यह भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो भारत का मानक ब्यूरो है जो हर चीज को परखता है, वो BIS द्वारा भी इसको प्रमाणित किया गया है। और खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध है यहाँ पे, एक डिस्टेम्पर पेंट के रूप में और एक प्लास्टिक इमल्सन पेंट के रूप में भी आ चुका है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये। और क्या कह रहा है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का यह पेंट भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम आदि से मुक्त है। मतलब जो ऐसे जनरल पेंट आप बाजार में मिलते हैं और भी कंपनी के, उन सब में ये सब चीजें भारी धातुएं होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और खादी प्राकृतिक पेंट स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देगा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से अस्थायी स्थानीय रोजगार का सृजन भी करेगा, लोकल लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। और अनुमान के मुताबिक इस नए पेंट के माध्यम से किसानों और गौशालाओं को प्रति पशु प्रति वर्ष लगभग 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि जो भी किसान है या जिनकी भी गौशाला है वहां से गोबरों को जब मंगाया जाएगा तो ये सारी चीजें हैं, तो उनको भी फायदा और हर चीज का फायदा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें। और इसके अलावा गाय के गोबर के उपयोग से वातावरण भी स्वच्छ होगा और साथ ही नालियों के जमाव की समस्या को भी कम किया जा सकेगा। और इस पेंट को जयपुर स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग की आयोग की इकाई कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित पेपर संस्थान में विकसित किया गया। इसको कहाँ बनाया गया है, एक KVIC का एक सेंटर है, एक इकाई है, कहाँ पे, जयपुर में है, जिसका नाम है कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित पेपर संस्थान, वहीं पे इसको बनाया गया है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में। सुबोध कुमार जायसवाल ये एक IAS ऑफिसर है और ये महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक थे और इनको अभी CISF का प्रमुख बनाया गया है, इसलिए चर्चा में है, देखिए ध्यान से। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने हाल ही में, पहले महानिदेशक रह चुके हैं महाराष्ट्र पुलिस के, तो इन्होंने अभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। अभी ये नए प्रमुख बने CISF के और 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के IPS अधिकारी हैं। सुबोध कुमार जायसवाल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। CISF का 28वें प्रमुख है और 1985 बैच के IPS ऑफिसर है। और महाराष्ट्र पुलिस का नेतृत्व करने के अलावा सुबोध कुमार जायसवाल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG तथा अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के साथ भी कार्य कर चुके हैं। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके साथ भी ये काम कर चुके हैं, SPG और रॉ के साथ, तो ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इनके बारे में कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1969 में स्थापित एक सशस्त्र सेना है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। CISF जो है वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाई, जितनी भी इंडस्ट्री है, जिनकी भी गवर्नमेंट की अवसंरचना है या जितनी भी परियोजनाएं हैं गवर्नमेंट द्वारा, और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है और शहर में जो भी सरकारी अवसंरचना, इन सब पे CISF तैनात है। जैसे आप लोग मेट्रो वगैरह में देखे होंगे, और इंडस्ट्री जितने भी कोल फील्ड हो गए
या पावर प्लांट्स वगैरह हो गए, हर जगह सीआईएसएफ की नियुक्ति होती है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों देखिए वही बता रहे कहां कहां पे, जैसे परमाणु ऊर्जा के जो क्षेत्र है, जो खदान है, माइंस है, जो तेल क्षेत्र है या रिफाइनरीज है, मेट्रो रेल और या प्रमुख बंदरगाह आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ पर ही होता है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और आंकड़ों की माने तो वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में कुल 1.62 लाख सैन्य कर्मी कार्यरत है और सशस्त्र बल के तहत वर्तमान में 12 रिजर्व बटालियन शामिल है और सीआईएसएफ समर्पित फायरिंग वाला एकमात्र सशस्त्र बल है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फतह 1 हथियार प्रणाली के बारे में देखेंगे। क्या है फतह 1 हथियार प्रणाली? ये क्या है? पाकिस्तान की सेना ने अभी इसको लॉन्च किया है। क्या कह रहा है, ध्यान में देखिए कि पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में फतह 1 नाम से एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMLRS का परीक्षण किया है। पाकिस्तान की सेना ने किया है GMLRS यानी द गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ठीक है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का किया है। क्या है ये देखिए, इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक पाकिस्तान में स्वदेशी रूप से विकसित इस हथियार प्रणाली को तकरीबन 140 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक युद्ध पोत ले जाने में सक्षम बनाया गया है। ठीक है, 140 किलोमीटर तक ये जा सकता है और स्वदेशी रूप से वहां का निर्मित है। हालांकि पाकिस्तान की सेना द्वारा इस हथियार प्रणाली की विशेषताओं से संबंधित कोई जानकारी अभी साझा नहीं की गई है और पाकिस्तान के इस कदम को भारत द्वारा अपनी पारंपरिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। और एक ज्ञात हो कि हाल ही में भारत ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मरासम का भी किया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आर्मी संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया था, तो उसी के प्रतिक्रिया के तहत पाकिस्तान ने ऐसा किया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें, और इसके अलावा और क्या क्या किया भारत ने, ये देखिए। और इसके अलावा वर्ष 2020 में भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक संस्करण की INS विक्रमादित्य पर लैंडिंग, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट, पिनाका रॉकेट सिस्टम का वर्धित संस्करण और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम QRSAM आदि शामिल है। सब भारत ने 2020 में किए हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है वेद मेहता। वेद मेहता के बारे में देखिए क्यों चर्चा में है। वेद मेहता क्या कह रहा है, वेद मेहता के बारे में, कौन है ये, क्यों चर्चा में है? ये भारतीय है, भारतीय मूल के लेकिन अमेरिकी लेखक है। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का 9 जनवरी 2021 को न्यूयॉर्क में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न्यूयॉर्क में रहते थे, भारतीय थे लेकिन अमेरिका में रहते थे, भारतीय मूल के थे। और वर्ष 1934 में लाहौर में जन्मे वेद मेहता ने मात्र 4 वर्ष की आयु में केयर ब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस के कारण अपनी दृष्टि खो दी थी। ये क्या है कि एक तरीके का ये रोग है जिसके वजह से जब 4 वर्ष के थे तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और उसके बाद 5 वर्ष की आयु में फिर वे अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। अमेरिका 5 वर्ष में चले गए, फिर वहां पे स्कूलिंग कॉलेजिंग सब इनकी वहीं हुई, वहीं से ग्रेजुएट हुए। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। इनकी पहली पुस्तक फेस टू फेस वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। 1957 में इनकी पहली किताब आई थी जिसका नाम था फेस टू फेस। और क्या कह रहा है, मैक आर्थर पुरस्कार के फेलो और ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सदस्य वेद मेहता ने 1961 से 1994 तक द न्यू यॉर्कर के लिए एक लेखक के रूप में काम किया है और इसके अलावा उन्होंने कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी किया, वहां पे उन्होंने पढ़ाया भी है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है ये ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। क्या है कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने भारत का एक विवादित नक्शा भी पेश किया WHO ने। ठीक है, तो विवादित नक्शे में क्या किया है कि जो अभी हमारा यूनियन टेरिटरी 2 नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं उनको भारत के नक्शे से हटा दिया है। क्या चर्चा में, ध्यान से देखिए, इसीलिए चर्चा में आया कि हाल ही में
एक सेकंड, क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के संदर्भ में एक विवादित नक्शा पेश किया है। ठीक है, भारत के संदर्भ में एक विवादित नक्शा, क्या, ये ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने विवादित नक्शे में भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अभी 2019 में भारत के ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, को भारतीय मुख्य भूमि से अलग दर्शाया है। जो भारत की मुख्य भूमि है उससे अलग दर्शाया है। इसने विवादित नक्शा पेश किया। कौन? WHO ने। तो चर्चा का बात है, ध्यान का बात है, याद रखेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उक्त नक्शा कोविड-19 महामारी की स्थिति के संदर्भ में जारी किया है और इसमें विभिन्न देशों को रंग कोडित नक्शे में दर्शाया गया है। और WHO ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में एक नक्शा जारी किया है जो पूरे वर्ल्ड का नक्शा है, और उसमें रंगों के माध्यम से आप देखते होंगे कि मैप को दर्शाया जाता है कि ये इंडिया, तो ये अमेरिका, तो ये क्या, तो ये क्या, तो ऐसे भी WHO ने किया है। तो जो रंगों के माध्यम से दर्शाया है उसमें क्या है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसको हमारे भूमि में शामिल नहीं किया। आगे देखिए, उक्त नक्शा में भारत को नेवी ब्लू के रूप में दिखाया गया। और जो भी नक्शा दिखाया गया है जो भारत के फेवर में आया है, जो इंडिया जिस नक्शे में बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए ये भारत हो गया, ये जो भारत का जो मैप है इसको ब्लू कलर से, ठीक है, ब्लू, नेवी ब्लू के रूप में दिखाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग क्षेत्र के रूप में ग्रे रंग में दिखा दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया उसको ग्रे कलर से शो कर दिया है। ये विवादित नक्शा है क्योंकि ये भारत का संघ राज्य क्षेत्र है। दोनों 2019 में ये यूनियन टेरिटरी हुए भारत के, तो इसको क्या है कि इसको भी नेवी ब्लू रंग में देना चाहिए था, लेकिन इसको WHO ने ग्रे रंग में रखा है। इस वजह से विवादित है मुद्दा। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त अक्साई चीन की विवादास्पद सीमा को चीन क्षेत्र के समान रंग में दर्शाया गया है। और जो अक्साई चीन वाला एरिया अभी आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है, जो विवादास्पद है चीन में, ठीक है, उसको चीन के क्षेत्र में एकदम इक्वल रंग में, मतलब जिस कलर से चीन के मैप को दर्शाया है उसी कलर में अक्साई चीन को दर्शाया है WHO ने। तो ये विवादित मुद्दे आए हैं। और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह कृत्य चीन की साठगांठ से किया है ताकि भारतीयों की भावनाओं को चोट पहुंचाया जा सके। मतलब WHO जो है वो चीन की साठगांठ के द्वारा ये सारी चीजें किया है इसके साथ मिलकर के, इसीलिए कि भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और इसके लिए WHO को भारत से माफी मांगने और त्रुटि को सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो ये ध्यान में देने वाली बात है। और क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवाय इस अनुच्छेद के सारे खंडों को हटा दिया गया था। केवल खंड 1 लागू है, बाकी 370 हटा दिया गया था। इसका बस 370 एक लागू है। और राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, ये भी विधानसभा सहित, और लद्दाख जो है वो बिना विधानसभा के इनका गठन कर दिया गया था। ठीक है ना, 2 यूनियन टेरिटरी। और इस अधिनियम के पारित होने के बाद से अब राज्य में अनुच्छेद 370 एक ही लागू रहेगा, जो भारत की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित। अनुच्छेद 370 एक के तहत भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती है। जो ये सारी बातें आप लोगों को पता ही होंगी, 2019 में ऐसा हुआ था। अब देखिए अक्साई चीन क्या है, वो तो आपने जम्मू का कश्मीर देख लिया जो भारत का मुद्दा है, जिसको WHO ने ग्रे कलर से कर दिया उस मैप में, जो विश्व का मैप जारी किया है। अक्साई चीन, अब देखिए अक्साई चीन एक ऐसा क्षेत्र है जो चीन द्वारा अपने झिजियांग और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों के हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है। चीन में ही है, लेकिन अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो झिजियांग और जो तिब्बत, जो वहां का एक स्वायत्त क्षेत्र है, उसके हिस्से के रूप में है। और अक्साई चीन क्षेत्र कश्मीर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और श्योक नदी के पूर्व में स्थित है, कश्मीर के उत्तर पूर्व में। और 1950 के दशक से के उत्तरार्ध से भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र को लेकर के विवाद चल रहा है, इसीलिए। और उसको क्या है कि चीन ने WHO के साथ मिलकर अपने मैप में दिखवा दिया और उससे लद्दाख और उसको ग्रे कलर से कर दिया। आगे पढ़िए, WHO के बारे में पढ़ लीजिए जो ये जारी किया है।
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस पे भारत से माफी तो मांगेगा ही, सुधारेगा ही। इसके बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आमतौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों, ठीक है, अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को अब आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आमतौर पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या करता है, अपने, एक सेकेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग के साथ कार्य करता है। और भारत 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संविधान का पक्षकार बना था और कोविड-19 महामारी के निदान में भी भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति भी की है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला जो है, अगला टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की डबल फिश हुक रणनीति। जैसे आप लोग को पता होगा कि जैसे मछली पकड़ने के लिए हुक का इस्तेमाल होता है। हुक आप लोग देखे होंगे, एक इस टाइप का होता है हुक जो मछली पकड़ने, आप इमेज में देख रहे हैं ना, ये हुक इस टाइप से, ये मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल हुक होता है। इसी टाइप की एक रणनीति भारत ने किया। आप देख रहे हैं ऐसा हुक होता है मछली पकड़ने के लिए। तो ये डबल फिश हुक रणनीति क्या है भारत की, ये देखिए। हाल ही में भारत की डबल फिश हुक रणनीति काफी चर्चा में रही है। क्या, ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। भारत की डबल फिश हुक रणनीति है क्या, ये देखिए पहले। पिछले कुछ दिनों से भारत की डबल फिश हुक रणनीति काफी चर्चा में रही है। जिस तरह मछली को पकड़ने हेतु हुक का इस्तेमाल किया जाता है, भारत ने भी उसी तरह की एक रणनीति अपनाई है या बनाई है। क्या कि भारत की रणनीति में 2 हुक है, इसीलिए इसे डबल फिश हुक रणनीति कहा जाता है। भारत एक स्ट्रेटजी बनाई है डबल फिश हुक रणनीति के लिए। तो क्या है कि इसमें 2 है इसके हुक, इसीलिए इसको डबल फिश। आगे क्या कह रहा है ये देखिए कि भारत की डबल फिश रणनीति में 2 हुक है, अर्थात इसके 2 कंपोनेंट है। पहला पूर्वी फिश हुक, दूसरा पश्चिमी फिश हुक कंपोनेंट। 2 है। तो जो पूर्वी फिश हुक है उसके तहत क्या क्या आता है, पूर्वी फिश हुक कंपोनेंट के तहत भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर डिएगो गार्सिया तक के द्वीप क्षेत्र शामिल है। ये द्वीपों के लिए भारत की रणनीति है, जो आइलैंड होते हैं द्वीप के लिए। तो भारत ने 2 बनाया है, एक बनाया है पूरब और एक बनाया है पश्चिम। ठीक है, एक पूरब और एक पश्चिम भारत ने। तो जो पूर्वी है उसमें क्या है कि भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर डिएगो गार्सिया तक के द्वीप पूर्वी फिश हुक में शामिल है। और पश्चिमी फिश हुक में इस कंपोनेंट के तहत डुकम से लेकर डिएगो गार्सिया तक के द्वीप को शामिल किया गया है। अभी आगे पढ़िए इसमें क्या क्या चीजें होंगी। और इस प्रकार दोनों ही कंपोनेंट का जो अंतिम बिंदु है वो डिएगो गार्सिया ही है। डिएगो गार्सिया पूर्वी का भी, क्योंकि अंडमान से लेकर डिएगो गार्सिया तक, और पश्चिमी का भी डुकम से लेकर डिएगो गार्सिया तक। तो दोनों का अंतिम बिंदु डिएगो गार्सिया ही है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब पूर्वी फिश हुक कंपोनेंट के बारे में पढ़िए क्या है। पूर्वी फिश हुक कंपोनेंट क्या कह रहा है। पूर्वी फिश हुक कंपोनेंट में भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया का कोको या किलिंग पोर्ट और डिएगो गार्सिया शामिल है। इतने चीजें शामिल है। क्यों? भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सैन्य व अन्य उद्देश्यों हेतु काफी विकसित किया है और यहां भारत की ट्राई सर्विस कमांड भी है। और इसके अतिरिक्त पिछले कुछ समय में भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लैंडिंग स्ट्रिप्स और डीप सी हार्बर भी विकसित किए हैं उस आइलैंड में। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत इसे क्वाड समूह के लिए, ध्यान में रखेंगे, क्वाड समूह के लिए एक मीटिंग पॉइंट के रूप में विकसित करना चाहता है पूर्वी फिश हुक कंपोनेंट के तहत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। और भारत ने इंडोनेशिया के साथ सबांग पोर्ट विकसित करने हेतु एक एग्रीमेंट भी साइन किया है
और इसी प्रकार भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कोकोया किलिंग पोर्ट विकसित करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये है पूर्वी फिश कंपोनेंट। अब दूसरा है पश्चिमी फिश। पश्चिम में भारत ने क्या किया, ये देखिए पश्चिमी फिश हुक कंपोनेंट। पश्चिमी फिश हुक कंपोनेंट का टिप बिंदु ओमान का डूकम पोर्ट है, ओमान से है ये शुरुआत, और भारत ने इसे विकसित करने हेतु मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है ओमान के साथ। और पश्चिमी फिश हुक कंपोनेंट में ओमान के डुक्कम के अलावा हिंद महासागर आयोग के सदस्य देश, रियूनियन द्वीप फ्रांस, और अंत में डियोगे गार्सिया इसमें भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं। ये इस तरीके से ये पूरब का है, ये आप मैप के जरिए समझिए, ये सारा पूर्व का एरिया है जो शामिल है यहाँ से अंडमान से लेकर के डियोगे गार्सिया तक। और ये देखिए ओमान है, और यहाँ पे ये शामिल है, ओमान से लेकर के भी आएगा यहाँ पे डियोगे गार्सिया तक। यही है डबल हुक की रणनीति भारत की, अपने पूर्व के क्षेत्र में और पश्चिम के क्षेत्र में इन चीजों का विस्तार करके ये ट्रांसपोर्ट वगैरह, बंदरगाह वगैरह, पत्तन वगैरह का इनके साथ और भी मजबूती प्रदान करेगा अपने संबंधों को। आगे देखिए, और पश्चिमी फिश हुक कंपोनेंट में क्या कह रहा है कि भारत को पिछले वर्ष हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक देश का दर्जा भी हासिल हुआ था, और रीयूनियन द्वीप क्षेत्र में हाल ही में फ्रांस व भारत ने मिलकर पेट्रोलिंग भी की थी। और इसके अतिरिक्त पश्चिमी फिश हुक कंपोनेंट के तहत भारत हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूती में भी लॉजिस्टिक सपोर्ट विकसित करने हेतु बातचीत कर रहा है। तो सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे, भारत का इंपॉर्टेंट है। वे जो भारत का डबल फिश हुक रणनीति है, इसका उद्देश्य क्या है, अब पढ़िए उद्देश्य। ये तो आपने पढ़ लिया कि पूर्व वाला किधर था, पश्चिम वाला किधर था, डबल फिश हुक क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि भारत ने अपनी डबल फिश हुक रणनीति का विकास चीन का मुकाबला करने हेतु किया है। दरअसल डबल फिश हुक रणनीति चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति का मुकाबला करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति के साथ भारत की एक समुद्री रणनीति है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है उसकी चीन की, तो उसी के लिए भारत ने ये फिश हुक वाला किया है नेकलेस ऑफ डायमंड्स इनके साथ। तो ये समुद्री रणनीति है, ध्यान में रखेंगे। आप लोगों ने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पता भी होगा, नहीं तो जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ाऊंगा। आगे देखिए, और इस प्रकार हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपने पूर्वी हिंद महासागर पड़ोसियों जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि, और दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीपीय देशों जैसे मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और फ्रांसीसी क्षेत्र, ये सब रियूनियन द्वीप है, के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला एक और देखिए, भारत का नौसेना का एक अभ्यास है जिसका नाम है सी विजल। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजल, ठीक है, क्या है, क्यों चर्चा में, क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। एक एक पॉइंट बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है ये देखिए, भारतीय नौसेना सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजल 21 के दूसरे संस्करण का समन्वय करेगी। ये सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास होता है सी विजल 21, 2021 में होगा, इसीलिए 21, और ये दूसरा संस्करण है, ये ध्यान में रखेंगे। ध्यान से पढ़िए क्या हो रहा है। सी विजल हर दूसरे साल आयोजित किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है। हर दूसरे साल आयोजित होता है, और इस अभ्यास में देश के समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद क्या है, ध्यान से पढ़िए। ये जो अभ्यास है, इसमें जो हमारा देश है भारत, उसके समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में जो मौजूद है 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय शामिल होते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा होता है सी विजल। और समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12-13 जनवरी 2021 को किया जाएगा। ठीक है, तो ये 12-13 को हो चुका है, ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, 12 और 13 तारीख को हो चुका है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, और सी विजल के बारे में देखिए कि समुद्री रक्षा, अब सी विजल के बारे में पढ़िए। ये समुद्री रक्षा अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था, अब 2021 में हो रहा है, इसीलिए सी विजल 21, और ये दूसरा नौसेना अभ्यास है, दूसरा संस्करण है इसका।
और इस समुद्री रक्षा अभ्यास के दूसरे संस्करण का समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। और बड़े भौगोलिक क्षेत्र, संबंधित लोगों की संख्या और अभ्यास में शामिल होने वाले भागीदारी की संख्या को देखते हुए इस अभ्यास का दायरा काफी बड़ा है। और इसमें कौन कौन भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कस्टम और अन्य समुद्री एजेंसियां सी विजिल में भाग लेंगे। और इस अभ्यास के मौके पर रक्षा, गृह, जहाजरानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मत्स्य, कस्टम, राज्य सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियां भी शामिल होंगी। इतने ज्यादा लोग शामिल होते हैं, इसीलिए ये बड़ा है। ठीक है। और ऐसे समुद्री रक्षा अभ्यास की उपयोगिता क्या है कि मुंबई में 26 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पूरे समुद्र तटीय क्षेत्र की सुरक्षा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है भारत के। और गौरतलब है कि मुंबई में आतंकी हमला समुद्री रास्ते के से ही हुआ था। जो 26/11 का हमला था भारत में, उसी को मद्देनजर पूरे समुद्री तट की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है और ये सब उसी के लिए होता है। और यह अभ्यास भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स की दिशा में उठाया गया एक कदम है। थिएटर लेवल रीडनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स और सी विजिल और ट्रोपेक्स अभ्यास मिलकर समुद्री इलाकों की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होते हैं भारत में। और सी विजिल 21 समुद्री इलाकों में सुरक्षा की स्थिति का वास्तविक आकलन करने के साथ आगे उसमें सुधार की संभावनाओं का अवसर देता है, जिससे हमारी समुद्री सुरक्षा और भी मजबूत हो सकेगी। और सी विजिल अभ्यास के अलावा छोटे पैमाने पर समुद्री इलाके के राज्यों में नौसैनिक अभ्यास भी किए जाते हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जिनमें से एक से ज्यादा राज्य में मिलकर भी अभ्यास करते हैं, और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करना। और यह अभ्यास उच्च स्तर पर समुद्र क्षेत्र में भारत की सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने में भी मदद करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है अरुणाचल में वेनेडियम धातु की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि एक धातु है वेनेडियम, ठीक है, इसके धातु की संभावना अभी हुई है, वहां पे ये मिल सकता है। क्या है ये ध्यान से चर्चा में पढ़िए कि हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम धातु के प्रचुर रूप में उपस्थित होने की संभावना व्यक्त की गई है। और क्या क्या चीजें हैं इसमें ध्यान से देखिए कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे अन्वेषण में खोज में भारत के पूर्वी हिमालय राज्य अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम धातु के भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई है। जीएसआई ने किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और वैज्ञानिकों का कहना है कि वे जल्द ही इन निक्षेप के भंडारों का पता लगा लेंगे। इन्होंने ये पता लगाया है कि यहाँ पे मतलब उपलब्ध है, लेकिन किन जगहों पे इसका भंडारण ये भी पता लग जाएगा। और इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की भारी संभावनाओं के अलावा वेनेडियम धातु का काफी मात्रा में अब उत्पादन हो सकता है। क्या होती है धातु, इसके बारे में भी देखेंगे। क्या है ये देखिए, वेनेडियम धातु क्या होती है। वेनेडियम धातु, वेनेडियम स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में इस्तेमाल किए जाने वाला उच्च मूल्य का धातु है। वेनेडियम एक ऐसा धातु है जो टाइटेनियम और स्टील को मजबूत करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यह कठोर व सिल्वर ग्रे रंग की धातु है। आप ये देख रहे होंगे, इसी तरीके का धातु होता है। इसमें आघात वर्धनीयता यानी मेटाबिलिटी का गुण पाया जाता है, मेटल टाइप का। और इस धातु में परमाणु संख्या, जो इसका एटॉमिक नंबर है वेनेडियम का, वो 23 है। और वेनेडियम से बनी मिश्र धातु यथा स्टील आदि जो बनते हैं, स्टील और टाइटेनियम, अत्यधिक तापमान और वातावरण में टिकाऊ होते हैं और इनमें जल्दी जंग भी नहीं लगती है। ये सब इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त यह मिश्र धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकती है। जिस धातु में मिश्रित होगी उसकी स्ट्रेंथ भी। और पूरी दुनिया में चीन में वेनेडियम के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। भारत वेनेडियम धातु का एक बड़ा उपभोक्ता देश भी है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2017 में दुनिया भर में उत्पादित लगभग 84,000 मीट्रिक टन वेनेडियम का 4% उपभोग किया था। जो दुनिया भर में उत्पादित हुए थे 84,000 मीट्रिक टन, उसका 4% उपभोग भारत ही किया था।
इससे लाभ क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम के निक्षेप की खोज भारत को अधिक आर्थिक फायदा पहुंचाएगी। इससे भारत के वैनेडियम आयात को कम करने में सहायता मिलेगी, जो भारत दूसरे देशों से आयात करता है। और भारत में स्टील उत्पादन को भी सुविधा होगी और स्टील क्षेत्र की कंपनियों को सस्ता व देश में ही उत्पादित वैनेडियम मिल जाएगा। और अधिशेष वैनेडियम के उत्पादन से भारत इसका निर्यात भी कर सकता है। अगर ज्यादा उत्पादन हुआ तो भारत फिर इसको बाहर देशों में भी भेज सकता है। और वर्तमान में वैनेडियम की वैश्विक मांग आसमान छू रही है, वैनेडियम की डिमांड इतनी है। तो ये था आज का टॉपिक जो यहीं पे समाप्त होता है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यार अकेडमी का प्रोफाइल लिंक, आप इन दोनों को फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर कल फिर हम लोग अपने क्लास में 10:30 बजे सेम टाइम पे मिलेंगे। और 1 बजे से अभी मिलेंगे हम लोग अपने अगली क्लास इंडियन पॉलिटी पे, ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि 3:30 बजे से मैंने शुरू किया है 3:30 PM से अनअकैडमी के ऐप पे 1 साल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का डिस्कशन। तो जरूर आप लोग ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री में है क्लास। और 5 बजे से 5 PM से मैंने अनअकैडमी ऐप पर ही शुरू किया है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन, ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने शुरू किया है 5 बजे से, आप इसको भी ज्वाइन करिए। और इसमें क्या है कि आपका कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का होगा। अभी मैंने इस पे हिस्ट्री शुरू किया है और अभी इसी का प्रोसेस चल रहा है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।